Hello dear students, this is the sample paper for basic mathematics for the current year 2022 and 23. तो बेटा इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस पेपर हमारा 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। देखिए इस तरीके से ABCDE। एक सेक्शन में 20 मार्क्स है जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और MCQ टाइप होगा। ये इस तरीके से टोटल 20 मार्क्स का सेक्शन है। ये B सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, दैट मीन्स टोटल इज 10। C सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, टोटल बिकम्स 18। D सेक्शन में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के लेंथी क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग आंसर, और इसमें हमारे टोटल बन जाएगा 20 मार्क्स। ई सेक्शन जो है उसमें आपके पास 3 केस स्टडीज़ होंगी बेटा, तीनों आपको अटेम्प्ट करनी है, और एक केस स्टडी 4 नंबर की है जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, एक और 2 तरीके के 2 मार्क्स के। इस तरीके से ये वाला सेक्शन 12 नंबर का हो गया और टोटल पेपर हमारा 80 मार्क्स का है। इसके साथ ही आपको पता है कि इंटरनल मार्क्स हमारे 20 है ना। तो आइए पेपर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन MCQ आज हम करेंगे सेक्शन A। तो इसमें हमें दिया गया है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स P and Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P इज दिस एंड Q इज दिस वेयर A and B आर प्राइम, देन LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा P आपको दिया हुआ है, देखिए P इज AB स्क्वायर, Q इज AQB। अब हमें LCM निकालना है, आप सबको बहुत अच्छे से आता होगा। हमें क्या करना होता है LCM में, हर एक फैक्टर की बड़ी घातें देखनी है। तो यहाँ पे एक की घात 1 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ 3। ऐसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अब दोनों में बड़ा कौन हुआ 2। सो दिस इज आवर आंसर। करेक्ट आंसर इज AQB स्क्वायर C। सेकेंड क्वेश्चन है, what is the greatest possible speed at which a man can walk 52 km and 91 km in an exact number of hours। तो 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा क्या चल सकता है एक आदमी कि दोनों दूरियां आराम से कवर कर सके। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा दिया गया है बेटा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड मांगी है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ हमें SCF निकालना है दोनों नंबर्स का। तो अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आपको पता है कि 13 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, और अदरवाइज आपको SCF निकालना भी आता है। 91 को 52 से डिवाइड करेंगे, 1 पे गया, माइनस किया 39, अब 52 को डिवीज़न में ले आएंगे, फिर 1 पे गया, 13 बचा आपके पास। अब की बार हमारे पास अंदर आएगा 39, और अब ये 39 अंदर आ गया, 3 पे पूरा चला गया बेटा। सो आंसर इज SCF इसका क्या बना 13। SCF is 13 km and correct answer is C। Next question, if one zero of a quadratic polynomial is this 2 है ना, then find the value of k। एक शून्यांक हमें 2 दिया हुआ है, द्विघात बहुपद जो कि ये है। अब शून्यांक है, इसका मतलब बेटा कि अगर हम x की जगह 2 रख देंगे तो हमारा आंसर 0 बनना चाहिए, है ना। तो इसको लिख लेते हैं, x² + 3x + k, और इसको हमने नाम दे दिया px। अब हमारे को दिया गया कि p2 जो है वो 0 है, शून्यांक का मतलब 2 रखने पर 0 मिलेगा आपको। अब जहाँ जहाँ आपके पास क्वेश्चन में x है वहाँ आप 2 रख देंगे केयरफुली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैथ्स में बेटा हमें बहुत ध्यान से काम करना होता है ना। सो इट इज 2² is 4, 4 + 6 10 + k is 0, k is equal to -10। Answer is B। Graphically the pair of equation given by these two equation, वो कैसा इनका ग्राफ बनेगा। एक बिंदु पर काटेंगी इनकी लाइनें, या पैरेलल होंगी, बिल्कुल नहीं काटेंगी, या एक दूसरे को ढक लेंगी, या 2 बिंदु पर काटेंगी। तो बेटा हम देखते हैं इसका कैसे। आपको पता है कि चेकिंग कैसे करते हैं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल लेते हैं हम। तो हम बहुत ध्यान से लिखेंगे। A1 क्या है 6, पहले लाइनें आपने लिखना ज़रूरी नहीं है आपको लाइंस, हम सीधा अपना क्वेश्चन कर सकते हैं MCQ में। तो ये बन गया 6/2
है ना। दूसरा बना -3/-1। अभी हम बीच में कुछ भी साइन नहीं डाल रहे क्योंकि अभी हमें चेक करना है कि ये बराबर है या क्या इनमें रिलेशन है। और तीसरा क्या बना 10/9। अब देखिए यहाँ तो घटा से घटा कट गया बेटा। अब ये 2 और 6 कट गए, 3 बचा। तो ये भी 3, ये भी 3, तो ये तो बराबर हो गए। लेकिन ये 10/9 ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होती। और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, समांतर हैं। आंसर इज बी। यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो अब हमें क्या पता है कि ऐसे केस में इनका जो d है वो 0 होगा, क्योंकि मूल वास्तविक और बराबर है। therefore d is equal to 0। अब यहाँ पे a कितना है, 1 लिख लेंगे ध्यान से, b 4 है और c k है। d का फॉर्मूला लगाएंगे, b² - 4ac is 0। केयरफुली वैल्यूज रखेंगे। नाउ इट इज 4² 16 - 4k equal to 0। 16 is equal to 4k, k is equal to 16/4, that means 4। आंसर इज सी। त्रिभुज का परिमाप बताइए जिसके शीर्ष ये हैं। तो बेटा हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली है, देखिए। अब ये जो 0 4 आपका यहाँ बनेगा, है ना। ग्राफ पे पॉइंट्स आपको प्लॉट करने आते हैं। 0 0 आपका ओरिजिन है ये वाला, और 3 0 कहाँ है बेटा, इस तरीके से। अब देख रहे हैं आप, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी ये दूरी कितनी हो गई, 3, और ये कितनी हो गई, 4। तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस रिलेशन से अगर 3 4 दो साइड्स हैं तो इसके सामने की कर्ण 5 होता है ना। तो अगर बेटा आपको इतना एक्सपर्ट हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आप सीधा इसका आंसर निकाल देंगे, ये 5 है, और फिर तीनों को जमा करके हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा कोई केस होता है कि हमें अपने आप नहीं पता होता कि इसकी ये साइड कितनी है, तब हम इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये 4 है, ये 3 है, और AC निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो x में से x घटाया, 3 घटा 0 का वर्ग, और 0 घटा 4 का वर्ग, घटा 4 का वर्ग यहाँ पे आ गया। अब घटा 4 का जब वर्ग आप खोलेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, सो इट इज 16। ध्यान से, -16 नहीं है, इट इज 16। नाउ √25 एंड दैट मीन्स इट इज 5। अब परिमाप निकालना है, पेरीमीटर, दैट मीन्स तीनों साइड्स को आपको ऐड कर लेना है। आंसर इज 12 यूनिट। इफ इन ट्राइंगल ABC एंड DEF ये साइड्स का रेशो इक्वल है, तो क्या कंडीशन इनमें से करेक्ट होगी यदि त्रिभुज सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो बेटा हम 2 ट्राइंगल्स बना लेते हैं पहले, है ना, फिर इनके नाम रख देते हैं ABC। अब देखिए, आप जब हम ट्राइंगल बनाते हैं, इसको मैंने ABC बोला, तो जनरली हम क्या करते हैं, इधर DEF लिख देते हैं। लेकिन यहाँ सिमिलर में आपको समझ आ चुका होगा कि हमें बहुत ही ध्यान से नाम लिखने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम नाम देखेंगे AB, और यहाँ पे भी B आ रहा है, यहाँ पे भी B आ रहा है। तो नीचे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों में आ रहा है, नीचे यहाँ पे D आ रहा है, यहाँ पे D आ रहा है ना। ऊपर B कॉमन है और नीचे D कॉमन है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि B के साथ हमारा D नाम जाना चाहिए, B के साथ D जाना चाहिए। अब रह कौन सा गया, A के साथ इसने E लिखा, इसका मतलब B के साथ अगर D जा रहा है तो A के साथ E जा रहा है, और यहाँ पे C के साथ कौन सा जा रहा है, F। बहुत ही ध्यान से हमें ट्रायंगल्स के नाम कंसीडर करने होते हैं। अब उसने क्या बोला है, कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनेट है, AB/DE। AB के साथ DE देखो बन गया ना, और BC के साथ FD, BC के साथ FD, ये वाली साइड। तो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं बेटा, अगर 2 साइड्स का रेशियो इक्वल हो और उनके बीच का एंगल, यानी कि B शुड बी इक्वल टू एंगल D, और यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रेशियो द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। y एक्सिस इन बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटेगा। तो बेटा सबसे पहले हम y एक्सिस पे पॉइंट मान लेते हैं, इट विल बी 0 y, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है ना। तो पॉइंट किस फॉर्म में होगा, 0 y।
इसकी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0y आ गया आपका पॉइंट, और यहाँ साइड में आपने ये दोनों पॉइंट्स लिख दिए, 5 -6 और -1 -4। और जब हमें रेशो निकालना होता है हम रेशो क्या मान लेते हैं, k:1। तो यहाँ पे आपने k लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। अब सीधा हमें सिर्फ रेशो फॉर्मूला लगाना है। k किसके साथ जाएगा, इसके साथ, और 1 जाएगा इधर वाले के साथ। और हम कहाँ पे रिलेशन लगाएंगे, x कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 है। तो हमें ऐसा पॉइंट देखना है जो 0 अगर ऑलरेडी है तो आपके पास बना -1 × k + 1 × 5 अपॉन रेशो का टोटल करते हैं x + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, है ना, अकॉर्डिंग टू रेशो फॉर्मूला। अब जब k + 1 नीचे है, ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके 0 से गुणा होके क्या बन जाएगा, 0, है ना। और यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया, -k + 5, -k उधर जाके प्लस हो गया, k = 5। देखो द रेशो इज 5:1, k:1 था ना, k 5 निकाल लिया तो रेशो क्या बना, 5:1। नेक्स्ट देखिए, PA एंड PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये वाला एंगल 50 का दे रखा है बेटा। अब इसके सामने हमें पता है कि ये और ये एंगल मिला के 180 के होते हैं। दैट मीन्स एंगल AOB 100 का आ गया हमारे पास सीधा। 180 में से 50 माइनस किया, 130 आ गया, है ना बेटे, ये वाला एंगल 130 का। अब इसको हमने दे दिया 1 नाम और इसको दे दिया 2। अब ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये वाला कोण आपका 130 का है, ये दोनों मिला के कितने के बचे, 50 के, और बराबर है, इसका मतलब ये आधे आधे हो गए। 25 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, साइन ए इज 1/2। साइन ए 1/2 कहाँ पर होता है, कौन से एंगल पे होता है, 30 पर। अब हमसे मांगा गया है सीकेन ए। सीकेन ए किसका उल्टा होता है बेटा, कॉस ए का। हम cos 30 निकाल लेते हैं। cos 30 इज √3/2। तो सीकेन ए कितना हो गया, 2/√3। अब यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, आंसर हमें यहाँ दिया नहीं गया है, आप इसको यहीं लिख के छोड़ देंगे। √3 cos² A + √3 sin² A किसके बराबर है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। √3 आराम से हमें कॉमन दिख रहा है, अंदर बच गया cos² A + sin² A, √3 and this is the identity equal to 1, √3. The value of cos 1, cos 2, cos 3, cos 4 up to cos 90 क्या होगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन अगर 10 या किसी और उसके लिए आए तो हमारे सिलेबस से कट चुका है, लेकिन साइन और कॉस के लिए आता है तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसे। हमें 1, 2, 3 कुछ नहीं पता ना, लेकिन इसमें एक नंबर ऐसा है जहाँ आप यहाँ पे बड़े आराम से cos 90 आपको पता है कितना होता है, क्या होता है cos 90, 0 होता है। इसका मतलब चाहे 0 के साथ आप कितनी भी बड़ी या छोटी या कैसी भी रकम को गुणा करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। सो दैट मीन्स इस टर्म का फाइनल आंसर 0 है। इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है बेटा, 2πr, और इसने बोला है कि ये वर्ग के परिमाप, वर्ग का क्या होता है, 4 × साइड 4a। इसका मतलब हमें ये चीज इसके बराबर दी गई है। यहाँ से हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, 4a/2π। ये 2π नीचे आ गया। अब कह रहा है इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, πr² अपॉन सर्कल का क्षेत्रफल क्या है, πr², और स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या है, a²। तो इसके अनुपात का क्या मतलब है, आपको इसको बट्टे में रख के सॉल्व करना है। अब मैंने पाई तो ऐसे ही रखा बेटा, r की वैल्यू आप यहाँ पे ये निकाल चुके हो, देखो r की जगह रख दिया 4a/2π का वर्ग और नीचे a²। अब इसका स्क्वायर खोला, 4 का वर्ग 16, a² बटे में आ गया 2 × 2 4, फिर पाई का वर्ग और साथ में क्या है, a² नीचे। a² से a² कट गया, 1 पाई से 1 पाई कट गया, 4 से 16 कट गया, आपके पास बचा 4/π। अब देखिए 4/π की वैल्यू हमें पता होती है 22/7, लेकिन क्योंकि पाई नीचे आ रहा है तो 22 नीचे जाएगा, 7 ऊपर, है ना। 4 और 22 कट गए, आंसर बन गया 14/11। दैट मीन्स रेशियो इज 14:11, बी आंसर।
इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:3, दो वृत्त की त्रिज्या 4:3 के अनुपात में इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो जब भी ऐसे अनुपात में चीज़ दी गई होती है हम क्या मान लेते हैं, माना पहली रेडियस जिसको हम R1 बोल रहे हैं 4x और दूसरे की रेडियस 3x है ना, R2 लिख दिया इसको। अब इसका क्षेत्रफल क्या अनुपात बताना है, तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, और अनुपात का मतलब बटे में रखो दूसरा। अब पाई से पाई कट गया, R1 की वैल्यू रखेंगे 4x का वर्ग बटा में 3x का वर्ग, सॉल्व किया 16x² अपॉन 9x² कट किया, आंसर इज 16:9। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए यदि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला में पता है 3π² R7 है। और देखिए बेटा यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है कि पाई इसने आंसर में दे रखा है ऑलरेडी। हम क्या करेंगे जल्दी जल्दी में पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7 और वो रख देंगे, हमारी कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा और आंसर भी हमारा मिलेगा नहीं। तो आपने ध्यान से देखना है कि पाई को इसने सॉल्व किया है या नहीं किया है। क्योंकि इसने पाई को सॉल्व नहीं किया तो हम पाई को पाई लिखा रहने देंगे, सिर्फ हमें आर की वैल्यू रखनी है। अब ये बन गया 7 × 7 49 और उसको 3 से गुणा करके 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा बताइए, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास है कौन सी बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ये इसको हाईलाइट कर लिया। अब इसकी ऊपरी सीमा बतानी है, सो इट इज़ 20। अब ये क्वेश्चन आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आ गया 1 नंबर में ही बेटा, लेकिन काम हमें सारा करना पड़ेगा। मीन दिया हुआ है 2.6 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी y निकालनी है। तो आपको सबको पता है ये पूरा काम हमें x f ऑलरेडी दिया हुआ है। अगला कॉलम बनाएंगे fx का, वैल्यूज रख ली। अब इसको गुणा किया, 4 × 1 4, 5 × 2 10, 3y बन गया, ये 4 और ये 10। अब f का टोटल करेंगे आप y को छोड़ के, तो ये कितना बना 12 जमा y। ऐसे यहाँ पे हम करेंगे 3y को अलग लिख के, तो ये बन गया 28 + 3y। मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब मीन कितना दिया हुआ है 2.6, इसके नीचे लिख दिया। सिग्मा fx आपका 28 जमा 3y है और बटे में रख दिया सिग्मा f 12 जमा y। अब नेक्स्ट स्टेप में 12 जमा y इसके साथ जाके गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट में डालेंगे आप, है ना, क्योंकि पूरी टर्म हमें इसको भी और इसको भी गुणा करना है, ब्रैकेट में डालेंगे। अब डेसिमल है, केयरफुली आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आपका प्रोडक्ट में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट छोड़ेंगे। तो ये बन गया 31.2 जमा 2.6y और इधर यही चलता रहा। अब सेम टर्म्स कलेक्ट करेंगे, 28 इधर जाके घटा हो गया और ये इधर जाके घटा हो गया। इसमें से ये घटाया 3.2 और इधर बचा 0.4y। 0.4 अब अगली बार आप भाग में ले आएंगे, डिवीजन में। आंसर आ गया y = 8। नेक्स्ट है रेड फेस कार्ड की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो हम लिख लेंगे टोटल 52 है। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं बेटे, लाल चित्र पत्ते, है ना, हर लाइन में 3 है तो 2 होते हैं रेड की लाइनें, तो इसका मतलब 6 टोटल हो गए और प्रोबेबिलिटी बिकम 6/52। इसे काट लेंगे 3/26। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं बेटा ऐसे, जिसमें एक में आपको कोई स्टेटमेंट दी गई है और एक उसका रीज़न दिया गया है कि इस रीज़न की वजह से ये काम हमारा हो रहा है। तो पहला आपका आंसर आपको जब टिक करना है जब दोनों ही बातें आपकी सही हो, और एक रीज़न भी सही है और ए भी सही है। दूसरे में आपको क्या करना है कि दोनों ठीक तो हैं लेकिन रीज़न सही नहीं है, उसका कारण ये वाला नहीं है जो दिया गया है। सी आप ऑप्शन आप जब टिक करेंगे जब ए स्टेटमेंट सही है लेकिन रीज़न गलत है। डी आप जब टिक करेंगे जब ए गलत है रीज़न ठीक है। तो हमारे पास हम पहले रीज़न देखते हैं बेटा, HCF × LCM = A × B। तो रीज़न सही है, आप इसको टिक कर लेंगे और यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से हम निकाल के देखते हैं। HCF के नीचे 2 लिखा, LCM हमें निकालना है और यहाँ 510 × 92 लिख दिया, 2 डिवीज़न में आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे हमारे पास आएगा 23,460, जबकि इसने क्या दिया है 32,460। देखिए बेटा एक ही डिजिट को हिला दिया, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमने ही गलती कर दी होगी। आप चाहें तो दोबारा चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या मतलब हुआ अब इसका, ए इसका गलत है
और रीज़न हमारा सही था, है ना। देखिए इसका स्टेटमेंट, ये वाला इसने गलत दिया है हमें और ये सही है। अब ऐसा टिक करने के बाद आप अपना इन ऑप्शंस में से आंसर चेक करेंगे। तो कौन सा बना, ए रॉन्ग है, आर सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज डी। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं रीज़न क्या है। रेशो इसने क्या है, सेक्शन फॉर्मूला दे रखा है और mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n ny2 प्लस ny1 m प्लस n। इसका मतलब ये चीज़ सही है, ऐसे ही होता है ना। तो ये वाला चीज़ तो आपकी सही है। और ऊपर क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, दोनों पॉइंट्स हमने साइड में लिख लिए और एक्स एक्सिस इनको कैसे डिवाइड करेगा। सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन वाई एक्सिस के लिए किया था। अब की बार एक्स एक्सिस पे जब आप पॉइंट मानोगे तो पॉइंट कैसा होगा, x0, यहाँ पर y0 होता है, ध्यान रखना है। पॉइंट आपने मान लिया x0। तो अब की बार जब हम रेशो फॉर्मूला लगाएंगे हम y कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे जिससे हमारा k एकदम से आ जाए। तो k को किससे गुणा करोगे, 6 से, और 1 को किया -3 से, तो आपके पास आ गया -3। नीचे आया k प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 6k माइनस 3 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1/2 एंड रेशो इज 1:2। 1/2 का मतलब आपका अनुपात 1:2 है। तो यही बात उसने यहाँ पे कह रखी है कि 1:2 रेशो है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। फॉर्मूला भी इसने सही दिया है ना बेटा, रीज़न भी यही है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या बना, ए, क्योंकि ए और आर दोनों स्टेटमेंट ठीक भी हैं और रीज़न भी सही दिया गया है। तो यहाँ हमारा बेटा सेक्शन ए फिनिश होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको भी मज़ा आया होगा करने में। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।